अरे सुनिए, आपको पता चला कि नहीं, मध्य प्रदेश विकसित हो चुका है। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये बात मेरी नहीं है। भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का दावा है ये। अपने चुनावी भाषण में यूपी के मुख्यमंत्री ने कुछ और बड़े दावे किए हैं। आज उन दावों का भोजपुरी स्टाइल में पोस्टमार्टम करेंगे, वो भी बढ़िया वाला, एकदम टकटकी लगा कर देखिए। उधर प्रियंका गांधी भी चुनावी भाषण दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पिछले भाषण और आज के भाषण में, इन दोनों के बीच में उन्होंने 4-5 फिल्में देख ली हैं, वो भी लगातार। अब नेताइन के भाषण में फिल्म कहां से आ गई, अच्छे से बताएंगे, बस थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। उधर प्रियंका गांधी को ही एक नोटिस भी भेजा जा चुका है। क्या है वो नोटिस, वो भी देखेंगे। अच्छा, एक बात और, एक वक्त था जब लोग प्रधानमंत्री की बातों को सुनते थे और उसे गंभीरता से लिया करते थे, लेकिन आज का वक्त ऐसा वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री जब कोई भाषण देते हैं तो चर्चा और खोज शुरू हो जाती है कि आज कितना झूठ बोले और कितना रोना रोया। तो आज एक बार फिर से हम बात करेंगे कि पिछले भाषण में प्रधानमंत्री ने क्या झूठ बोला और कितना बड़ा झूठ बोला। अच्छा, एक बात और, कुछ महीने पहले जैसा खेल कर्नाटक में देखने को मिला था, वही खेल अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, जिससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि सवालों में एंट्री मारें, आपसे अनुरोध यह है कि वीडियो को तुरंत लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए, और देखने के बाद लगे कि झूठों का पर्दाफाश और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो शेयर जरूर करिएगा। यह सब करने में 4-5 सेकंड का समय लगता है, ये काम शुरुआत में ही कर लिया करिए। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों की हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। पिछले दिनों दीपावली के दिन देश के प्रधानमंत्री हिमाचल में सेना के जवानों के साथ नजर आए थे। यहां पर उन्होंने कुछ गजब गजब की बातें कह दी, और जैसे ही उनकी जबान से ये बातें निकली, एक बार फिर से चर्चा होने लगी कि पीएम मोदी ने अपना रिकॉर्ड कायम रखा, फिर से झूठ बोला। दरअसल पीएम मोदी ने जवानों के बीच कहा कि 35 साल से ज्यादा हो गए होंगे, कोई ऐसी दिवाली नहीं गुजरी जो आप सबके बीच नहीं मनाई। यानी प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे थे कि लगभग 30-35 साल से वो हर बार जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। अब जब प्रधानमंत्री ने यह बात कह दी तो लोग फिर लगे उनके पुराने बयान ढूंढने। तभी एक इंटरव्यू मिल गया जो साल 2019 का बताया जा रहा है, और इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि मैं दिवाली में 5 दिनों के लिए कहीं जंगल में चला जाता था, एक ऐसी जगह जहां केवल साफ पानी हो और इंसान नहीं होते थे। प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि मैं उन दिनों 5 दिनों के लिए पर्याप्त खाने की चीजें लेकर जाता था, वहां कोई रेडियो या अखबार नहीं होता था, और उस समय टीवी और इंटरनेट तो था ही नहीं। लोग मुझसे पूछते थे कि आप किससे मिलने जा रहे हैं, तो मेरा जवाब होता था कि मैं मुझसे मिलने जा रहा हूं। बाकी अपने इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने और भी बहुत सारी बातें कही थी, मगर इसी बात को लेकर अब सवाल उठने लगा कि जब प्रधानमंत्री हर दिवाली पर 5 दिन के लिए अकेले जंगल में चले जाते थे, वो भी ऐसी जगह जहां कोई इंसान न हो, तो फिर 30-35 सालों से जवानों के बीच दिवाली कैसे मना रहे हैं? दोनों बात एक साथ सही कैसे हो सकती हैं? वैसे पीएम मोदी का एक और बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैंने 35 साल तक भिक्षा मांगकर खाया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी का एक और बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद मैंने पहली बार डिजिटल कैमरे का उपयोग किया था 1987-88 में। शायद उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। मेरे यहाँ वीरगाम तहसील में आडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने डिजिटल कैमरे पर उनकी फोटो लेकर दिल्ली ट्रांसमिट की। अब दूसरे दिन जब कलर फोटो छपी तो आडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो कैसे छप गई। प्रधानमंत्री की इन बातों को लेकर भी सोशल मीडिया पर मजाक बना था। वजह यह थी कि भारत में आम जनता तक इंटरनेट की पहुंच 1995 में हो पाई थी, जब 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत की जनता के लिए इंटरनेट लॉन्च किया था। लोग कहने लगे थे कि जब भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट था ही नहीं, तब फिर मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी की फोटो दिल्ली कैसे भेजी, वो भी डिजिटल कैमरे वाली। लेकिन आप लोग बिल्कुल हंसिए मत, हंसना बिल्कुल मना है। जब नाले में पाइप डालकर गैस से चाय बनाई जा सकती है, बादलों के पीछे जहाज चली जाए तो रडार के पकड़ में नहीं आती है, जब a² + b² वाला फार्मूला हो सकता है और एक्स्ट्रा 2a भी आ सकता है, तो फिर कुल चीज पॉसिबल। वो नारा नहीं सुना है क्या? वो है तो मुमकिन है। इसके अलावा हाल ही में कैसे एक IT सेल के गुर्गे वाली हरकत प्रधानमंत्री के मन से देखने को मिली, ये तो हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया ही था, आलू से सोना वाली बात। अब इस तरह की चर्चा आम लोगों के बीच होने लगी है। मुझे लगभग प्रतिदिन बहुत सारे लोग फोन करते हैं, और उनमें से दूर दराज के गाँव के लोग भी यही सवाल करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अपनी पद की गरिमा को क्यों नहीं समझते। आए दिन इस तरह की बेतुकी बातें और सरासर झूठी बातें, आधारहीन बातें क्यों बोलते हैं? क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वो किस पद पर बैठे हैं? इसके अलावा लोग एक और चर्चा खूब करते हैं, और वो ये है कि चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री रोने क्यों लगते हैं। ये बात मेरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये उन दर्शकों की बात है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार मुझे फोन करके यही सब सुना रहे हैं। और कुछ लोग तो इतने गुस्से में फोन करते हैं मानो सामने मैं मिल जाऊं तो प्रधानमंत्री का गुस्सा मेरे ऊपर ही निकाल दे। अभी कल की ही बात है, बिहार से किसी किसान ने फोन किया था और कहने लगे कि एक बात बताइए, क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि बार बार मन से कहने लगते हैं कि लोग हमें गाली दे रहे हैं, कांग्रेस वाली गाली दे रहे हैं। मेरी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन अब तक मैंने किसी प्रधानमंत्री या
किसी नेता को इस तरह से रोते हुए नहीं देखा मंच से। अब बताइए मैं इन बातों का क्या जवाब दे सकता हूं। लेकिन इन सारी चीजों को देखकर एक बात तो समझ में आती है कि गांव-गांव तक प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर, उनके झूठे दावों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दूर दराज गांव में बैठा एक अनपढ़ व्यक्ति भी प्रधानमंत्री की बातों को लेकर सवाल करने लगा है। अच्छा याद करिए, कर्नाटक चुनाव के दौरान भी चुनाव प्रचार में आखिरी दौर में प्रधानमंत्री ने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी। बाकायदा गिनती करके बताते थे कि कांग्रेस के लोगों ने उन्हें 91 गालियां दी हैं। हर चुनावी भाषण में वही बातें दोहराई जा रही थी। और इसके बाद हुआ ये कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनकी इसी बात को पकड़ लिया और सामने से हमला होने लगा। कहने लगे कि जनता की बात करने की बजाय प्रधानमंत्री अपना ही रागा लापने लगते हैं, अपना ही रोना रोने लगते हैं, अपना ही दुखड़ा सुनाने लगते हैं। अरे भाई, जनता की बात करिए। और कर्नाटक का चुनाव परिणाम कैसा रहा ये तो आप जानते ही हैं। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या जब प्रधानमंत्री को लगता है कि किसी चुनाव में हालत खराब है, बद से बदतर है, तो वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अब उनका विक्टिम कार्ड चल नहीं रहा है क्या? और यदि नहीं चल रहा है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा बाकी राज्यों में क्या वही हाल होने वाला है जो कर्नाटक में हुआ है? क्योंकि यहां पर भी प्रियंका गांधी ने इसी बात को पकड़ लिया है और कह रही हैं कि पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो अपना ही दुखड़ा गा रहे हैं। मोदी जी का तो पूछिए ही मत, उनका क्या कहना। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में से परेशान रहते हैं। कहते हैं कि मुझे इतनी गालियां दी गई, रोते रहते हैं। जैसे तेरे नाम में सलमान खान रोए, पीएम मोदी के लिए एक पिक्चर बना देते हैं, नाम रखेंगे मेरे नाम। आगे सिंधिया के बारे में बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सिंधिया कद में छोटे, अहंकार में वाह भाई वाह। हम यूपी में काम कर रहे थे तो कार्यकर्ताओं को उन्हें महाराज महाराज कहना पड़ता था। सिंधिया ने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई, आपकी चुनी हुई सरकार गिरा दी। यहां प्रियंका गांधी ने सिंधिया के बारे में कुछ और बातें भी कही। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। आगे मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बारे में प्रियंका गांधी ने कहा कि गृहमंत्री को कौन क्या पहना इसकी ज्यादा चिंता रहती है, दिन भर पिक्चरें देखते रहते हैं, आपकी चिंता नहीं है, यानी जनता की चिंता नहीं है। याद करिए कुछ समय पहले शाहरुख खान और दीपिका की जो फिल्म आई थी पठान, उसमें दीपिका पादुकोण के कपड़े के रंग को लेकर बवाल मचाया गया और मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने इन बातों पर टिप्पणी भी की थी। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि गृहमंत्री का काम कानून को लागू करना है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है, लेकिन मध्य प्रदेश के गृहमंत्री यहाँ के गुंडे माफिया की सुरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बारे में प्रियंका गांधी ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी एक्टिंग में अमिताभ बच्चन के भी कान काट लें, लेकिन काम की बात होती है तो असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। अब असरानी को तो आप जानते ही होंगे, मशहूर फिल्म शोले में हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, यानी डायलॉग लंबा चौड़ा लेकिन खुद का शरीर संभाले भी नहीं संभलता। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि मेरी दादी 1977 में अपनी सीट हार गई थी, लेकिन उन्होंने जनता को गलत नहीं कहा। वो कहती रहती थी कि जनता में सबसे ज्यादा विवेक है, ये होता है असली नेता। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी जनता को बेवकूफ समझती है, 3.5 साल में खाली 21 रोजगार ही दिए, रोजगार देंगे भी कहां से? मोदी जी ने सारी बड़ी कंपनियां अपने उद्योगपति मित्रों को दे दी। आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि धर्म के नाम पर जो वोट लेने आता है उसके मन में बैठ गया है कि मैं जनता के लिए काम नहीं करूं, लेकिन मुझे धड़ाधड़ धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर वोट मिलते जाएंगे। आप अपने बच्चों को सुधार लेते हो, नेताओं को क्यों नहीं सुधार रहे? उनकी आदत खराब मत करिए। यानी प्रियंका गांधी का हाल फिलहाल का भाषण पुराने भाषणों से अलग नजर आया। सलमान खान से लेकर दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन से लेकर अंग्रेजों के जमाने के जेलर तक को याद किया। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि लगता है प्रियंका गांधी एक साथ कई फिल्में देखकर आई हैं या फिर उनका भाषण लिखने वाला देखकर आया होगा। उधर मध्य प्रदेश में निजीकरण को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर तंज किया था। भेल पर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी जिसे लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है और 16 तारीख तक जवाब देने को कहा गया है। आरोप लगाया गया कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही हैं। वैसे सोशल मीडिया पर लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए दूसरों की आवश्यकता है, दूसरों के बयानों की आवश्यकता है? और यदि ऐसी बयानबाजियों से प्रधानमंत्री की छवि खराब होती है तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को ही नोटिस जारी किया जाना चाहिए उनकी छवि खराब करने के लिए। पिछले दिनों उन्होंने बिहार के दरभंगा में एम्स होने की बात कह दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाने लगे। और अभी वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कितने सारे मुद्दे आपको बताए, ये सारी बातें खुद प्रधानमंत्री ने ही कही है, तो क्या उन्हीं की बातों से उनकी छवि खराब नहीं हो रही है? वैसे एक बात की चर्चा और चल रही है, जिस कथित 2G घोटाले में 9.5 साल में कोई सबूत नहीं मिला, किसी को कोई सजा नहीं मिली, कोई दोष सिद्धि नहीं हुई, सारे आरोपी बरी हो गए। जब उस हवाई घोटाले को लेकर आए दिन भाजपा नेता कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं तो क्या उनके खिलाफ शिकायत करने वाला कोई नहीं है और उन्हें नोटिस देने वाला भी कोई नहीं है? इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा चालू हो गई। उधर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। आइए अब बात कर लेते हैं विकसित मध्य प्रदेश की।
हाल फिलहाल में चर्चा चल रही थी कि मोदी सरकार देश के टॉप के अधिकारियों से गांव-गांव में अपना प्रचार करवाना चाहती है, यानी देश के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उन्हें गांव-गांव में भेजकर अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करवाना चाहती है मोदी सरकार, और भविष्य का एक विजन दिखाना चाहती है ताकि लोगों को पता चले कि विकसित भारत कैसा होगा। और इस यात्रा का नाम दिया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा। लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि अभी वो यात्रा कायदे से निकलेगी भी नहीं तभी मध्य प्रदेश विकसित हो जाएगा। पता नहीं कब रातों रात चट्ट से विकसित हो गया। वाह भाई वाह, मध्य प्रदेश तुम तो बहुत आगे निकल गए भाई, इतना तेज कौन विकसित होता है। अब विकसित मध्य प्रदेश की बात मेरी नहीं है, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 55 वर्ष तक मौका मिला लेकिन गरीब कल्याण उनके विकास का एजेंडा नहीं था। कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बना दिया। गरीब कल्याण से लेकर किसान कल्याण और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए सरकार की सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं। इसका लाभ प्रदेश की जनता के घर तक पहुंच रहा है, घर घर तक पहुंच रहा है। इन बातों को ध्यान रखिएगा या फिर एक बार फिर से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में एक तो विकसित होने का दावा कर दिया है, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए सरकार की सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं और इसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता के घर तक पहुंच रहा है, यानी होम डिलीवरी। आइए अब जरा इन दावों की हकीकत भी देख लेते हैं। न्यूज लॉन्ड्री और द मूक नायक की टीम ने मध्य प्रदेश के 3 जिलों में पड़ताल की है। ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 21% है। अब एकदम टकटकी लगाकर सुनिए। इस पड़ताल में पाया गया कि सरकार के दावों से अलग आदिवासियों के बीच कुपोषण एक बड़ी समस्या है। सरकारी दस्तावेज में यह बेहद कम दिखाया जाता है, मगर हकीकत बिल्कुल अलग है, उलट है। ज्यादातर बच्चे जन्म से ही कुपोषित होते हैं। हाथ पैर पतला होना, खाने के बाद पेट फूलना, स्किन की समस्या, लंबाई न बढ़ना, ये सारी समस्याएं उनके बीच आम हैं। और ये सारी समस्याएं तब हैं जब मध्य प्रदेश में पूरक पोषक आहार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, पोषण आहार अनुदान योजना जैसी तमाम योजनाएं चलाई गई हैं और इन योजनाओं में करोड़ों रुपए भी खर्च हुए हैं। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो पोषण आहार अनुदान योजना है इसमें 1000 रुपये प्रतिमाह लोगों को मिलना था, लेकिन पिछले 7 महीने से किसी को 1 रुपया नहीं मिला। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से बताया था। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे आरोप लगाए थे। उनमें यही था कि कितनी सारी योजनाओं को पिछले 7 महीने से रोका गया है, लोगों को पैसा नहीं भेजा गया, और जिस महीने से इन योजनाओं के तहत पैसा भेजना रोका गया उसी के अगले महीने में लाडली बहन योजना की शुरुआत हुई। सवाल यह भी उठा कि क्या उन योजनाओं का पैसा रोक करके लाडली बहन के तहत वही पैसा बांट दिया गया। अब सवाल यह है कि पुरानी योजनाओं को रोक करके नई योजना लॉन्च करना, क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या यह फ्रॉड की श्रेणी में आता है कि नहीं? बाकी आप लोग समझदार हैं। हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट जो आई थी उसमें भी इसी योजना के अंतर्गत घोटाले की बात सामने आई थी। एक और चौंकाने वाली बात सुन लीजिए। साल 2021 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में अलीराजपुर नाम का एक जिला है जो पूरे भारत का सबसे अधिक गरीबी वाला जिला। अब यहां आपकी खोपड़ी टनटना सकती है कि जिस मध्य प्रदेश में पूरे देश का सबसे ज्यादा गरीबी वाला जिला हो वो विकसित कैसे हो गया रातों रात, वो भी अकेले, आस पड़ोस वालों को खबर तक नहीं लगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मध्य प्रदेश में आजादी के इतने दशक के बाद भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। बाकी ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा के बारे में बात ही क्या की जाए। न्यूज लॉन्ड्री और द मूक नायक की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो रिपोर्टर मौके पर पहुंचे थे उन्हें भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा इन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए। वैसे एक बात और बता दें, उत्तर प्रदेश में जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त मैं सोनभद्र जिले में गया था। कोशिश थी कि आखिरी छोर तक पहुंचा जाए, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो बहुत दूर तक पैदल ही जाना पड़ा क्योंकि जाने का रास्ता नहीं था। पिछड़ापन ऐसा था मानो हम 30 साल, 40 साल या 50 साल पहले चले गए हों। अब जब इन परिस्थितियों के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 कहा जा सकता है, कम से कम पोस्टर में तो था ही, तो फिर मध्य प्रदेश सबसे गरीबी वाला जिला लेकर भी विकसित राज्य क्यों नहीं कहा जा सकता? वैसे मध्य प्रदेश के जो भी दर्शक हैं आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। आपका राज्य विकसित हो गया, आपने चुपचाप उसको दबा लिया, बताया तक नहीं, मिठाई भी नहीं खिलाई। अच्छा चलिए, नहीं बताया कोई बात नहीं, अब तो पता चल ही गया है, लेकिन मिठाई खिलाना मत भूलिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।